नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शिवानी जी की कहानी कैंजा। शिवानी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। स्टेशन के कोलाहल और भीड़ के बीच भी लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। दराबी से लंबे कद की उस तेजस्वी महिला का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि आंखें अनायास ही उसके चेहरे पर गड़ जाती थी। आकाशी नीलवर्णी साड़ी में उसका गौरवर्ण और भी निखर आया था। उसी रंग के स्लीवलेस ब्लाउज से निकली बाहों की हस्तदंती शुभ्रता, पुष्टकलाई पर बंधी चौड़े पट्टे में जड़ी घड़ी, उंगली पर चमक रही गोमेद जड़ी बहुत बड़ी अंगूठी और कांख में दबा ब्रीफकेस सा चौड़ा बटुआ, सब कुछ उस विराट व्यक्तित्व के अनुकूल था। गाड़ी छूटने को ही थी, पर नंदी तरवे पुत्र का हाथ पकड़े बड़े धैर्य की डगे भरती अपनी रिजर्वेशन स्लिप ढूंढकर चढ़ गई। हड़बड़ी में किया गया कोई भी काम उसे पसंद नहीं था। घुंघराले सुनहले बालों और नीली आंखों वाला वह ब्लांड बालक चेहरे मोहरे से एकदम दिख रहा था। उम्र कठिनता से 9-10 की होगी, किंतु चेहरे पर किसी अनुभवी प्रौढ़ पुरुष की सी दृढ़ता थी। न उसकी चाल में बाल सुलभ चापल्य था, न व्यवहार में। माँ की अंगुली पकड़े वह ऐसे ठसके से कबूतर सा अपना नन्हा सीना ताने चल रहा था, जैसे भीड़ की रेल पिल से बचती माँ उसे नहीं, वही माँ को लिए जा रहा हो। नीले कॉर्डराय की हाफ पैंट से निकली उसकी गोरी पुष्ट टांगें दर्पण सी चमक रही थी। माता पुत्र के चेहरे में कोई साम्य नहीं था, फिर भी दृढ़ता से भींचे गए नन्हे होठों में भीड़ भड़के के प्रति उदासीन तटस्थता में वयस्क का व्यवधान दोनों को स्पर्श भी नहीं कर पाया था। लगता था प्रौढ़ा माँ के अस्वाभाविक गांधीर्य ने उस बालक की स्वाभाविक चंचलता को असमय ही ग्रस लिया है। गाड़ी चली और चश्मा लगाकर नंदी तरवे ने अखबार फैला लिया, तो पुत्र ने भी बैग खोलकर अपनी कॉमिक बुक निकाल ली। गाड़ी के झकोलों के बीच उसका गंभीर चेहरा कॉमिक के प्रसंगों से बचकानी खुशी में रंग जाता और कभी कभी वह अपने आप खिलखिला उठता। माँ के चश्मे को अपनी तीखी नाक पर तनिक खिसका कर पुत्र के खिले चेहरे को स्नेही विगलित दृष्टि से देख फिर अखबार में डूब जाती। दूसरी सीट पर बैठी एक एंग्लो इंडियन महिला माता पुत्र की इस अनूठी जोड़ी को बड़ी देर से देख रही थी। 100% भारतीय लग रही माँ और एकदम खाटी अंग्रेज लग रहे उस बालक को देख वह अंत तक अपना कौतूहल नहीं रोक पाई। आप भी क्या नैनीताल जा रही हैं? उसने पूछा। नंदी चौंकी। अब तक डिब्बे में कोई और भी है, उसे शायद पता नहीं था। जी नहीं, दो टुक उत्तर देकर उस वाचाल अपरिचित के मुखर प्रश्न को बड़ी रुखाई से झाड़ बूझ कर बाहर फेंक दिया और फिर उसी तटस्थता से अखबार पढ़ने लगी। पर वह भी क्या हार मानने वाली थी? आपके पास तो 2 ही कंबल है, रजाई नहीं लाई क्या? आजकल तो पहाड़ में बहुत ठंड है, कहीं बाहर से आई लगता है। जी हाँ, नंदी के उत्तर में अब झुंझलाहट की स्पष्ट छाप उभर आई थी। उस रुखाई से दिए उत्तर के पश्चात फिर मार्ग भर उस महिला को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ और वह अपने ऊपर की बर्थ पर चुपचाप सो गई। 7 लाए अंडे के सैंडविच खाकर माँ बेटे भी अगल बगल की बर्थ पर लेट गए। पुत्र तो तकिया पर सिर रखते ही सो गया, किंतु माँ की क्लांत आंखों में नींद नहीं थी। लंबी यात्रा से एक एक अंग पके फोड़े सा ही दुख रहा था, फिर भी चेष्टा करने पर वह सो नहीं पा रही थी। जिस जन्मभूमि की धरा पर मृत्यु पर्यंत कभी पैर न धरने का निश्चय कर वह इस दूध मोहे को लेकर निकल गई थी, आज विषम परिस्थितियां उसे फिर वहीं खींच लाईं। किंतु घर से पांव बाहर निकालते ही अब उसे अपनी अविवेकी अभियान की मूर्खतापूर्ण योजना पग पग पर और भी दुर्बल बना रही थी। बिना सोचे समझे वह कैसी मूर्खता कर बैठी। जिद तो रोहित नहीं की थी, किंतु क्या एक बालक का कौतूहल उसे इतने वर्षों पश्चात बिछड़ी जन्मभूमि की ओर खींच रहा था? क्या इन 10 वर्षों में वह स्वयं उस निर्दयी की तृषार्त करुण आंखों की स्मृति में बेचैन करवटें नहीं बदलती रही? मूर्ख नंदी तिवारी हिचकोले खाती रेलगाड़ी जैसे उसे झकझोर करती जा रही थी। समय रहते ही क्या तुम अपनी भीरुता से छुटकारा नहीं पा सकती थी? बगल की बर्थ में रोहित अभी भी बेखबर सो रहा था। सारी रात करवटों में ही कट गई। इसी से नंदी का सिर लोहे सा भारी हो गया। एंग्लो इंडियन सहयात्रिनी
खींचा में ही उतर गई और अब वह पुत्र के साथ अपने डिब्बे में अकेली थी। लाल कुआं आया तो वह बड़े उत्साह से उठकर खिड़की के पास बैठ गई। सामने फैली धूमिल पर्वत श्रेणियों के वह एक टक बड़ी देर तक देखती रही। खिड़की से आती सूर्य की नव रेशमियां रोहित के गोल गोरे चेहरे पर सुनहला जाल सा बिखेर रही थी। लच्छेदार सुनहले केश, नन्हे नन्हे कुंडल बन पूरे ललाट पर बिखर गए थे। दोनों हाथ छाती पर धरे वह शायद नींद में भी अपने आदर्शी पिता को ही देख रहा था। नन्हे खुले अधरपुट से स्मित छिटक कर गोल चिबुक पर छलक गया। नंदी का कलेजा जोर जोर से धड़कने लगा। 2 ही रातों में जैसे यह अबोध बालक उसकी आंखों के सामने देखते देखते बदल गया। प्रकृति ने क्या जानबूझकर ही उसका एक एक नक्शा इस यात्रा से पूर्व उसकी माँ के सांचे में ढालकर बदल दिया था, जिससे वह बिना किसी परिचय के भी अपने जनक के सामने खड़ा हो तो उसका कलेजा भी नंदी के कलेजे से धड़क उठे। निश्चय ही यह अनुपम चेहरा बिना किसी प्रयास के ही स्मृतियों की अर्गला खिसका पिता के वर्षों से भिड़े अतीत के द्वार खोल सकता था। वैसे गंभीर सौम्य मूर्ति स्नेहशीला नंदी ने कभी उसे पिता का अभाव खटकने नहीं दिया। कौन से ऐसे खिलौने हो सकते थे जो उसके पास नहीं थे। एक से एक दामी कपड़े, मनपसंद कहानी की पुस्तकें, तरह तरह के जूते और मुंह मांगी मिठाइयाँ। अरे क्या नहीं था उसके पास। फिर भी सब कुछ देकर भी नंदी को यही लगता कि उसे कुछ देना रह गया है। एक दिन स्वयं उसी बालक के भोले प्रश्न ने फिर उस कमी को स्पष्ट कर उसे विचलित कर दिया। जीवन के 32 वर्षों में कभी मन से भी मिथ्या संभाषण न करने वाली नंदी तिवारी क्या उसे अपने झूठे उत्तर की भूल भुलैया में भटकाने का दुस्साहस कर सकती थी। रोहित स्कूल से लौटकर आया तो उसके सुकुमार चेहरे पर उस दिन नंदी को न जाने कैसी उदासी तिड़ती दिखी। क्यों बेटा, आज उदास क्यों हो? कुछ वेंडर्स तो नहीं पड़े? नंदी ने हंसकर पुत्र को पास खींच लिया। वैसे उस शांत बालक को आज तक कभी स्कूल में अध्यापकों ने फूल की छड़ी से भी न छुआ था। रोहित निरुत्तर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। यही उस बालक के विचित्र स्वभाव की विशेषता थी। कभी कभी पलक झपकाते ही तितलियों के पीछे भागने वाला, मित्रों की टोली के साथ छत पर धमा चौकड़ी मचा कटी पतंग की डोर लुटने वाला वह चंचल शोक नन्ना दस्यु ना जाने किस सोच विचार में उलझ एक अजीब दार्शनिकता के गांभीर्य से अपना बचकाना चेहरा प्रौढ़ बना लेता। क्या बात है रोहित? नंदी का स्वर एकदम फुसफुसाहट में उतर आया। उस प्रश्न के उत्तर में रोहित के प्रश्न के जवाबी हमले के लिए नंदी प्रस्तुत नहीं थी। मेरे डैडी कहाँ है माँ? एक पल को नंदी का चेहरा सफेद पड़ गया, किंतु फिर उसने अपूर्व साहस से हंसकर तने रोहित को गोदी में खींचने की व्यर्थ चेष्टा की। क्यों रे, आज तुझे अचानक अपने डैडी की याद कैसे आ गई? आज तक तूने कभी नहीं पूछा। आज तक तो मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा। उसने अपने झुके चेहरे को उठाकर जिस दृष्टि से नंदी को देखा, वह तीखे भाले के फौलसी उसके कलेजे के भीतर तक धंस गई। तो आज किसने पूछा? नंदी का स्वर अचानक कठोर हो उठा। आज ही वह उन दुष्ट छोकरों की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से करेगी। पर दूसरे ही क्षण उसका कलेजा डूब गया। किस किस का मुंह रोक सकती थी वह? किसने तुझसे पूछा रोहित? सब कहते थे तुम्हारे डैडी कहाँ हैं, और वह फिर रुक गया। और क्या कहते थे? नंदी कुर्सी का हत्था पकड़ अकारण ही ऐसे हाँफने लगी जैसे मीलों चलकर आई हो। और कुछ नहीं कहते थे, बस बार बार यही पूछते जाते थे और हंसते थे और कह रहे थे, कल अपनी माँ से पूछ कर आना तुम्हारे कोई डैडी हैं भी या नहीं। रोहित ने कमीज की बाहों से अपनी आंखें पोंछ ली। पिता के संदेहास्पद अस्तित्व ने उसके नन्हे कलेजे को बुरी तरह से आतंकित कर दिया। नंदी समझ गई 10 वर्षों में यह क्या इस विचित्र बालक की विलक्षण प्रतिभा का यथेष्ट परिचय प्राप्त नहीं कर चुकी? गंधर्व किन्नर सा वह देवदत्त बालक क्या साधारण मानव शिशु सा भोला अनजान था? ना जाने क्यों कभी कभी उसकी मायावी आंखों की चमक नंदी को बुरी तरह सहमा देती। मन की भाषा पढ़ लेने वाले इस अलौकिक पुत्र की उपस्थिति में मिथ्या भाषण उसके लिए सर्वथा असंभव हो उठता। किसी अनुभवी घाक थानेदार किसी उसकी सर्वव्यापी दृष्टि वर्षों के फरार खूनी को भी देखते ही पहचान लेती थी। कभी कभी तो नंदी को लगता उसके कुछ ना बताने पर भी वह स्वयं सब कुछ जान गया है। अपने साथियों से कहना, नंदी का हाथ पुत्र के सिर पर था और खोई सी दृष्टि खिड़की के बाहर। वहां होकर भी वह जैसे कहीं दूर चली गई थी।
तुम्हारे डैडी पहाड़ में हैं और हम 4-5 दिनों में ही उन्हें लेने पहाड़ जा रहे हैं। सच माँ? रोहित की आंखें कांच के रंगीन लट्टुओं से चमकने लगी। कब जाएंगे माँ? उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो रोहित ने अधैर्य से अपना दूसरा प्रश्न पूछ लिया। मैं अपने नाम के साथ डैडी का नाम लिख सकता हूँ ना माँ? सब लड़के लिखते हैं। ठीक ही कह रहा था वह। सौराष्ट्र की जिस सरल बिरादरी में वह इस अबोध शिशु को लेकर घुल मिल गई थी, उसके सामाजिक आइन कानूनों को भी तो उसे ग्रहण करना पड़ेगा। माँ को सहसा उस प्रश्न के साथ गुमसुम बन गई देख रोहित सकपका गया था। रुआंसे स्वर में उसने फिर अपनी दलील को स्पष्ट किया। मेरी क्लास के सब लड़के अपने नाम के साथ अपने पिता का नाम लिखते हैं। मैं कल तुम्हें हरित रमन सबकी कॉपियां लाकर दिखा दूंगा। हरितलाल, जयंतीलाल पटेल, रमणकांत, जयकांत देसाई और भी सब लड़कों के नाम खूब बड़े बड़े हैं। मुझसे सब कहते हैं तू तो खाली रोहित चंद्रा लिखता है। यह भी कोई भला नाम है? मेरे डैडी अपने नाम के आगे क्या लिखते हैं माँ? दीन करुण सकुचाए स्वर में पूछे गए उस प्रश्न का उत्तर फिर बड़ी स्वाभाविकता से स्वयं ही नंदी के ओठों पर फिसल गया। तेरे डैडी का नाम सुरेश कुमार भट्ट है रोहित। ओह, जानती हो अब मेरे नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? रोहित कुमार सुरेश कुमार भट्ट। और फिर वह दूसरे ही दिन अपने सहपाठियों से सीना तान कर कह आया कि वह अपनी माँ के साथ अपने पिता को लाने पहाड़ जा रहा है। पुत्र की इस घोषणा के पश्चात नंदी के लिए वह पहाड़ यात्रा अनिवार्य हो उठी थी। भावुकता के क्षणिकावेश में आकर वह आंखें बंद कर जिस अंधे कुएं में कूद गई थी, वहां से तो लौटने का प्रश्न ही नहीं उठता। हो सकता था शरीर पर निरंतर अत्याचार करने वाला वह दुराचारी प्रकृति से मृत्युदंड पा चुका हो, और यह भी संभव था कि फिर से विवाह कर अब तक पता नहीं कैसे ऐसे 20 रोहित का पिता भी बन चुका हो। ग्राम की उस कुख्यात पार्वती को बिहाने जब वह बिना किसी बारात के अकेले ही जा रहा था, तो नंदी के सामने उसे मुंहफट ताई ने टोक दिया था। अरे सुरैया, और कोई नहीं जुटी तुझे? कोर्ट कचहरी तक हो आई है अभागी। सुना है मिशन में एक बेटा भी पल रहा है। छी छी, शादी से पहले ही जिसका एक हो गया हो। अरे बुब्बू, बेशरम ने हंसकर जोर से शायद इसलिए कहा था कि पास खड़ी नंदी भी सुन ले। क्यों परेशान होती है? उसके तो शादी से पहले एक ही है। मेरे तो शादी से पहले ऐसे न जाने कितने हैं। और सचमुच ही वह दुस्साहसी वेश्या दुराचारणी पार्वती को बिहालाया था, और 1-2 महीने के असीम लाड़ दुलार के पश्चात फिर उसने अपनी उसी नवेली को पहाड़ी दमामे सा ही पीटना आरंभ कर दिया। और साल बीतते न बीतते पीट पाट उसकी धज्जियां उड़ा दी। पार्वती की मृत्यु के पश्चात वह फिर किसी नागा साधुओं की टोली के साथ दिगंबर बना बद्रीनाथ की ओर निकल गया, तो ग्रामवासियों ने सुख की सांस ली थी। चलो पाप कटा, कुकर्मी को सुमति तो आई। गांव की बहू बेटियां अब निश्चिंत होकर घास काटने जा सकती थी। नहीं तो सुरेश भट्ट का आतंक कुमाऊं के उस क्रूर नरभक्षी से क्या कुछ कम था, जिसके पेट में से मारने पर कॉर्बेट ने कितनी ही रूपसी षोडशियों के कंकण और मूंग की मालाएं बरामद की थी, जिसे अंग्रेजी में लेडी किलर कहते थे। वही था सुरेश भट्ट।